ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे ये ओ हेनरी की कहानी है, गिफ्ट फ्रॉम द मैजी। और आपको पता है कि अ, जीसस जब पैदा हुए थे तो उनको गिफ्ट देने के लिए कुछ वाइज मैन आए और उन्होंने कई तरह के उनको गिफ्ट दिए। तो ये कहानी एक्चुअली गिफ्टिंग पे ही है, तो इसीलिए इसका नाम मैजाई जो आया हुआ है फॉर द वाइज मैन। तो ऐसा कहते हैं कि मैजाई ने जो गिफ्ट दिए जीसस को, उसी से गिफ्ट देने की क्रिसमस पे खासकर गिफ्ट लेने और देने की जो प्रथा है, कस्टम है, वो स्टार्ट हुआ है। तो ये कहानी हम पढ़ेंगे प्योरली लैंग्वेज लर्निंग के लिहाज से। और आज हमने जो चूज़ किया है वो यह टेंसेस, इसमें टेंस कैसे यूज हुए हैं हर एक सेंटेंस में हम देखेंगे। और भी दूसरी चीज़ें देखी जा सकती थी, लेकिन सब कुछ देखने से कंसंट्रेशन हमारा, फोकस हमारा कम हो जाएगा। तो आज हम खाली टेंसेस का देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आगे फिर दूसरी चीज़ों को देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज हम सारे टेंसेस का देख रहे हैं और कहानी के फ्लो में इससे डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज इट्स इम्पोर्टेंट। सो लेट्स बिगिन। Tomorrow would be Christmas Day, and Dilla had only $1.87 with which to buy Jim a present. इस सेंटेंस में यहाँ जो would be यूज हुआ है, ये यूज हुआ है जब आप पास्ट में किसी चीज़ को पास्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं और पास्ट में कोई फ्यूचर की आगे की बात कर रहे हैं। तो जिस दिन की ये बात है वो क्रिसमस के एक दिन पहले का है और डेला जो है सोच रही है कि उसके पास $8.7 हैं, जिससे जिम के लिए एक प्रेजेंट खरीदना है। तो ये प्रेजेंट कैसे खरीदा जाए? तो टुमारो वुड बी जो लिखा है, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर इन द पास्ट। ओके, फ्यूचर इन द पास्ट, उसके लिए हमेशा वुड यूज करते हैं। वुड, नॉट विल। ओके, तो ये वुड यूज हुआ है यहाँ पर। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे एंड डेला हैड, ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, हैव का पास्ट टेंस है ये। हैव का सेकंड फॉर्म है। जैसे आप कहते हैं कि आई हैव $5 और किसी और दिन के लिए, पिछले दिनों के लिए बोल रहे हैं कि आई हैड $7 ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ये हैड है। तो डेला हैड ओनली $1.87 with which to buy जिम अ प्रेजेंट। टू बाय यहाँ पर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में कोई टेंस नहीं होता है। आई वांट टू बाय, आई वांटेड टू बाय, एंड आई मे वांट टू बाय समथिंग इन फ्यूचर। तो टू बाय जो है इन्फिनेटिव है और ये अनचेंज होता है, टेंस से इसका कोई चेंज नहीं होता है। ओके, तो हमने 3 चीज़ें नोट कर ली। यहाँ पर फ्यूचर इन द पास्ट बताने के लिए वुड यूज़ हुआ। वुड के और बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट यूज़ है इसका। और डेला हैड, ये हैव का सेकंड फॉर्म हो गया। तो शी हैड दिस मच मनी and with which to buy Jim a present. So she wanted to buy a present for Jim and she just had $1.87. So she is kind of lamenting, दुख मना रही है कि बहुत कम पैसे हैं। She had been, she had been saving। अब ये देखिए, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब 24 दिसंबर की ये कहानी चल रही है, तो उसके बहुत पहले से ये मनी सेव कर रही थी। तो 24 दिसंबर जो है अभी के हिसाब से पास्ट हुआ और पास्ट के पहले से चीज़ कंटिन्यूअस चल रही है। तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए इसमें कंटिन्यूअस यूज़ हुआ है और क्योंकि पास्ट के पहले का है इसलिए पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। हैड बीन सेविंग, ओके, हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ्स विद दिस रिजल्ट। तो बहुत दिनों से जो वो सेव कर रही थी उसका क्या रिजल्ट हुआ? $1.87 रह गए। $20 a week does not go far. So that is apparently their income, Della and James combined income। और वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर डजंट गो लिखा है, डजंट गो फार, ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा है क्योंकि इट्स जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट कि $20 तो बहुत दिन तक चलते नहीं हैं। तो जब आपको फैक्ट बताना हो और जिसका टाइम से कोई मतलब ना हो, या समझ लीजिए कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में एप्लीकेबल होता हो, तो वहाँ आप सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। तो $20 a week does not go far. Expenses had been greater than she had calculated. यहाँ पे देखिए दोनों में पास्ट परफेक्ट है। बी यहाँ मेन वर्ब है और
हैड बीन ये पास्ट परफेक्ट हुआ। सिमिलरली कैलकुलेट यहाँ मेन वर्ब है, हैड कैलकुलेटेड ये पास्ट परफेक्ट हुआ। तो जैसा भी हमने देखा एक पॉइंट में कोई पास्ट है, ये 24 दिसंबर की बात है जब ये कहानी चल रही है, जब कहानी का ये जो सेटिंग है वो 24 दिसंबर का है। तो उसके पहले का ये बता रहा है, शी हैड बीन सेविंग पहले हमने देखा, शी हैड कैलकुलेटेड यहाँ कहीं कैलकुलेट किया है, शी हैड कैलकुलेटेड एंड एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर। तो इन दिस पीरियड आई मीन बिफोर 24 दिसंबर एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर। ओके, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हैड और थर्ड फॉर्म ऑलवेज आर। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट पे आ गई है क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दी एक्सपेंसेस आर जनरली वेरी ग्रेट। ओनली $1.87 to buy a present for Jim। इसमें कोई वर्ब ही नहीं है, वर्बलेस सेंटेंस है और कई बार ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ जिम के लिए प्रेजेंट देने के लिए सिर्फ 1.87, इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, वर्ब इसमें मिसिंग है। टू बाई यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है, नॉट द मेन वर्ब, इन्फिनेटिव है। हर जिम, एक्चुअली जिम वाज हर हस्बैंड। Many a happy hour she had spent planning for something nice for him। यहाँ पर देखिए, many a happy hour she had spent। she had spent क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ, spent का ये थर्ड फॉर्म है। spend मतलब खर्च करना और ये थर्ड फॉर्म है spent। तो she had spent many happy hour। ओके, और आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जब आप many लिख देते हैं और उस वक्त सिंगल वर्ब लिख रहे हैं अ हैप्पी आवर, तो इन सब का टोटल हुआ प्लूरल का इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे आवर्स नहीं लिखा जाता, अ हैप्पी आवर उसी का मेनी हुआ। ओके, सो मेनी अ हैप्पी आवर शी हैड स्पेंट ये पास्ट परफेक्ट हो गया। एंड डूइंग व्हाट, प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम। ये प्लानिंग जो है ये इन्फिनेटिव की तरह टेंसलेस है, इसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो हाउ हैड शी स्पेंट मेनी हैप्पी आवर, she had spent many happy hours planning for something nice for him। ओके, तो यदि ये फ्यूचर में होता तब भी हम ऐसे लिखते, जैसे हम कहेंगे बाद में बहुत सारे घंटे वो निकाले की प्लानिंग करते हुए, तब भी हम कहेंगे she will spend she will spend many happy hours planning for something nice for him। ओके, सो प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी है। अब आईएनजी के आगे अब जनरली हम देखते हैं जैसे आई एम गोइंग, ही इज प्लेइंग, जो ऑक्सिलरी है, यदि वो प्रेजेंट है तब तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या वाज है तो पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन कोई ऑक्सिलरी है नहीं तो वो पार्टिसिपल हुआ। ओके, तो शी हैड स्पेंट मेनी हैप्पी आवर प्लानिंग समथिंग प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम। समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, समथिंग just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim। अब ये देख रहे हैं इसमें पूरे उसमें कहीं वर्ब नहीं है, ये भी एक अनदर वर्बलेस सेंटेंस है। टू टू बीइंग ये आपका इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में, टू नियर टू बीइंग, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं है ये, यहाँ टू प्रीपोजिशन है, तो नियर टू बीइंग ये पार्टिसिपल है। So bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim। Okay, ये passive participle है, honor of being owned by Jim। Suddenly she whirled again ये second form है, simple past। She whirled from the window and stood before the mirror ये second form है। Her eyes were shining ये present continuous, बहुत past continuous है, ये बहुत कम यूज होगा क्योंकि कंटिन्यूस चीज जो है वो कुछ इंटरप्शन के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज इसका बहुत कम यूज होता है। तो यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूअस है। हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली बट हर फेस हैड लॉस्ट ये अगेन हेड और थर्ड फॉर्म हुआ पास्ट परफेक्ट। हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर विद इन 20 सेकेंड्स। जब वो आईने के सामने खड़ी हुई उसने एक्चुअली कुछ डिसाइड किया, फिर वो उससे बहुत एक्साइटेड हो गई। एंड देन हर आईज वर शाइनिंग बट हर फेस हैड लॉस्ट, लेकिन उसके चेहरे ने अपना कलर खो दिया था, हैड लॉस्ट।
ये पास्ट परफेक्ट हुआ और ये कहना चाहता है कि जब उसने आईने में खड़े होके अपने को देखा और जब उसकी आँखें साइन कर रही थीं, लेकिन उसके फेस का जो कलर है वो गायब हो गया था। वो इसलिए कि जहाँ वो बहुत खुश है अपने डिसीज़न पे, कुछ उसने डिसाइड किया है जो हम देखेंगे अभी आगे, एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड हर आइज़ आर नाउ शाइनिंग, आई मीन वर शाइनिंग एट दैट टाइम, बट she was also aware that she was going to lose something very precious to her, and therefore her face had lost its color within 20 seconds. Okay. Rapidly, she pulled down her hair and let it fall to its full length. Pull down. देखिए ये again second form है. Pull down what? She pulled down her hair and let it fall. ये past let का past tense let ही होता है, इसलिए अगर यहाँ पे proper past tense होता है इसका. Let it fall to its full length. Now, there were two positions of the James Dillingham Youngs. ये जेम्स डिलिंगम यंग जो है फुल नेम है जिम का और एस लगा के इस कपल को डिपिक्ट किया है इन विच देयर वर, ये देखिए ये भी सिंपल पास्ट है, ये बी का सेकेंड फॉर्म है, वाज या वर्ब होता है, यहाँ क्योंकि दोनों को बताया है इसलिए ये वर्ब है। देयर वर टू पोजिशंस of the James Dillingham Youngs in which they both took second form a mighty pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. Again यहाँ past perfect है। ये B का थर्ड फॉर्म है। So the gold watch had been his father's gold watch and his grandfather's gold watch as well. The other was Della's hair. So now Della's beautiful hair fell about her. Fall का past tense हुआ। Rippling and shining like a cascade of brown waters. ये पार्टिसिपल है। जब आप दो बताते हैं कि कोई चीज जब हुई उसके साथ कोई और चीज साथ में हो रही थी या कोई चीज अभी हो रही है इसके साथ कोई और चीज हो रही है, हम पार्टिसिपल यूज करते हैं। पार्टिसिपल यूज करने का मतलब हुआ कि सिर्फ आईएनजी लगाना है और कोई ऑक्सिलरी वगैरह नहीं लगाना है। और इसका टेंस जो होगा ये पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ये मेन टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेन टेंस यहाँ पर फेल सेकेंड पास्ट टेंस है, तो ये रिपलिंग को आप पास्ट टेंस में आपको इंटरप्रेट करना है। तो जब उसकी ब्यूटीफुल है यार व्हेन दे फेल अबाउट हर, व्हाट डिड इट लुक लाइक? दे वर डूइंग व्हाट? दे वर रिपलिंग एंड शाइनिंग लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स। ओके। और यदि प्रेजेंट में होगा तो हम कहते हैं कि दे आर रिपलिंग एंड शाइनिंग। उसी तरह से फ्यूचर में होता तो हम कहते हैं कि दे विल बी रिपलिंग एंड शाइनिंग। ओके। इट रीच्ड बिलो, ये रिच का पास्ट फॉर्म हो गया। इट रीच्ड बिलो हर नी एंड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट अ गारमेंट फॉर हर, ये मेक का पास्ट टेंस हो गया। एंड देन शी डिड इट अप अगेन, ये डू का पास्ट टेंस हुआ। शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली। वंस शी फॉल्टर्ड, ये फॉल्टर का पास्ट टेंस हुआ जब उसने स्मूथली नहीं हुआ, शी हेजिटेटेड अ बिट। वंस शी फॉल्टर्ड फॉर अ मिनट एंड स्टूड, स्टैंड का पास्ट टेंस, stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. ये splash का past tense हुआ splashed. Okay. So while a tear or two splashed on the worn red carpet. With the brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out the door and down the stairs to the street. तो ये flutter का second form हुआ and down the stairs to the street. तो आप ये देख रहे हैं कि सारे टेंसेस जो हैं मोस्ट ऑफ द टेंसेस सेकंड फॉर्म में यानी कि सिंपल पास्ट चल रहा है। वेयर शी स्टॉप्ड, स्टॉप का सेकंड फॉर्म हुआ। वेयर शी स्टॉप्ड मतलब यहाँ पे रुकी। द साइन रेड, ये रेड जो है सेकंड फॉर्म है लेकिन इसकी स्पेलिंग रेड जैसे ही है लेकिन इसको पढ़ना रेड है। ओके। द साइन रेड सफ्रोनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, ये जो ओनर है उसका नाम है, शी इज अ लेडी, सफ्रोनी, and hair goods of all kinds. One flight up Della ran, run का past tense, and collected herself, collect का past tense. Panting, ये participle है। While she collected herself, she was doing what? She was panting. Okay. तो panting में जो tense नहीं है वो हमको collect से interpret करना है कि she was panting. Okay.
विल यू बाय माई हेयर? आस्क्ड डेला। अब ये देखिए सिंपल फ्यूचर है, क्योंकि डायलॉग्स हैं, वो डायलॉग्स जो हैं उसके हिसाब से जो जैसे अभी बोलते हैं वैसे उस समय बोल रहे हैं। सो विल यू बाय माई हेयर? आस्क्ड डेला। आई बाय हेयर, सेड मैडम। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट अस हैव अ साइट एट द लुक्स ऑफ इट। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, जहाँ पर यू सब्जेक्ट जो है वो इम्प्लिसिट होता है। यू टेक योर हेड ऑफ कह रही है उससे, आप अपना हेड निकालिए, एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक्स ऑफ इट। डाउन रिपल्ड द ब्राउन कैस्केट। रिपल्ड अगेन पास्ट टेंस। $20 सेड मैडम। सेड ये हो गया सिंपल पास्ट। लिफ्टिंग द mass with a practiced hand. And while she was uttering these words, while she said $20, what was she doing? She was lifting the mass. Mass of what? Mass of the hair. तो उस समय वो लिफ्ट कर रही थी। अगेन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको बताना होता है, आपका मतलब होता है कोई काम चल रहा है और उसके पहले जो सेंटेंस आया है, जो मेन जिसमें वर्ब है, उसके हिसाब से चल रहा है या चल रहा था। यहाँ पे ये काम चल रहा था। शी वॉज लिफ्टिंग। Lifting the mass with a practiced hand. मतलब she was lifting at the same time she uttered these words, $20. How with a practiced hand? मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी उनके हाथों को। Give it to me quick. ये imperative sentence सिंपल प्रेजेंट में said Della. Again ये past tense हुआ। Oh, and the next 2 hours tripped by. ये trip का past tense है। Tripped by on rosy wings. मतलब she was enjoying it very much. She was ecstatic because she had now money to buy a good present for Jim. So tripped by on rosy wings, she was ransacking. Ransacking मतलब अच्छी तरह सर्च करना। तो she was ransacking the stores for Jim's present. ये rare past continuous यूज हुआ यहाँ पर। At that moment she was in the process of doing this thing, ransacking the stores. She found it at last. ये find का past tense हुआ। It surely had been made. ये past perfect है लेकिन passive वॉइस में है। It surely had been made for Jim and no one else. यदि उनको एक्टिव होता हो तो somebody had made, हम ये कहते हैं somebody had made that the thing for Jim। और जब इसका पैसिव वॉइस हुआ तो ये had been हो गया, had been made। ओके, सो बी और थर्ड फॉर्म होता है पैसिव में। जो भी एक्टिव से आगे बी का कोई फॉर्म लगाना पड़ता है और थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर बी और उसी का थर्ड फॉर्म बीन हो गया, और परफेक्ट मेट तो पहले था ही। इन एनी केस जब आप पैसिव बनाते हैं तो आपको एक्टिव के साथ बी का कोई फॉर्म जैसे इज यदि ऑलरेडी नहीं है तो, या वाज या वो लगाएं, और थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो यदि कंटिन्यूअस में भी है तो उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। ओके, जैसे वी आर किकिंग द बॉल, तो द बॉल वाज बीइंग किक्ड। किकिंग के बदले वो किक्ड हो गया। तो जो मेन वर्ब है उसका तो थर्ड फॉर्म हो ही जाएगा। और जो आप पैसिव वॉइस के लिए बी और लगाना चाहते हैं, बी के साथ वो आपका जो मेन वर्ब का जो फॉर्म है जैसे आईएनजी है तो वो बी के साथ लग जाएगा, बीइंग। तो यहाँ पर जैसे somebody had made, ठीक है, तो हैड के साथ आपने बी लगाया और मेड तो थर्ड फॉर्म इन एनी केस आना था। तो जो थर्ड फॉर्म हम ओरिजिनल वाला था वो कहाँ गया? वो जो है बी के साथ आ गया, बीन। Okay, so it surely had been made for Jim and no one else. There was no other like it in any of the stores. It was bigger second form, and she had turned all of them inside out. Again, ये past perfect हुआ। It was a platinum fob chain, simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation. तो ये एक चेन थी घड़ी की, प्लेटिनम की, प्लेटिनम फॉब चेन, simple and chaste means with not much तड़क भड़क के साथ नहीं, simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation।
मेरिट्रेसेस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो जिससे कोई ख़ास वैल्यू ना हो और देखने भर को हो, उसको हम कहते हैं मेरिट्रेसेस। तो ये ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें देखने भर के लिए कुछ सजावट वगैरह कर दिया, ऑर्नामेंटेशन कर दिया है। इसका जो सब्सटेंस था वही वैल्यूएबल था। ये प्लैटिनम का था एंड इट मस्ट बी लुकिंग वेरी गुड। हालाँकि इसकी डिज़ाइन सिंपल है। एज़ ऑल गुड थिंग्स शुड डू, ऐसा ऐसा कहना है कि ऑल गुड थिंग्स शुड बी यू नो have their value intrinsically, its value by substance and not by some kind of ornamentation. Okay, so it was even worthy of the watch. As soon as she saw it, C का past tense हुआ, she knew, no का past tense, that it must be Jim's. It was like him. Quietness and value. The description applied to both. Means Jim was also quiet and Jim had great values like this chain. $21 they took from her. Took take a second from her and she hurried home. Hurry का past tense, hurried home with the 87 cents. देखिए जब आप होम लिखते हैं ना तो शी केम होम और शी हरीड होम टू नहीं लगाते हैं, तो शी हरीड होम हो गया। ग्रैंड एज द वॉच वॉज ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन द स्लाई। तो ये बता रहा है कि क्यों इन्होंने ये चैन खरीदा अपने बाल बेचकर, इसलिए कि घड़ी तो बहुत अच्छे थे जिम के। ग्रैंड एज द वॉच वॉज ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन द स्लाई। ऑन द स्लाई मतलब कोई चोरी छुपे आप काम करें। On account of the old leather strap that he used in place of a chain. तो घड़ी तो बहुत ग्रैंड थी लेकिन उसका जो स्ट्रैप था वो पुराना था, लेदर का था और चेन खरीदने के लिए जिम के पास पैसे नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा वो शो ऑफ भी नहीं कर सकता था और उसको ऑन द फ्लाई कई बार टाइम देखना पड़ता था। ओके, व्हेन डेला रीच्ड होम हर इंटॉक्सिकेशन gave way a little to prudence and reason. डेला रीच्ड होम सेकंड फॉर्म, इंटॉक्सिकेशन मतलब जो एक्साइटमेंट है, गिव वे, गिव का पास्ट टेंस है, गिव वे, उसके बदले क्या हो गया, अ लिटिल टू प्रूडेंस एंड रीजन। प्रूडेंस मतलब कोई काम करने में या कोई एक्शन लेने में, कोई डिसाइड करने में यदि आप केयरफुल हैं और यू आर अवेयर ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड, देन यू आर यू नो यूजिंग प्रूडेंस। एंड सिमिलरली रीजन, रीजन का मतलब है कोई जस्टिफिकेशन जो भी आप काम करते हैं। शी लाइटेड द गैस एंड वेंट टू वर्क repairing the ravages made by generosity added to love. Light का past tense हुआ, lighted the gas, गैस जलाई, and went to work, go का past tense हुआ, repairing the ravages made by generosity added to love. And which work actually she went to? What work the author is referring to here? That is repairing the ravages. Ravages का मतलब जो damages हुए हैं, जो डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर करने का काम। तो ये भी पार्टिसिपल है। अब देखिए इसके पहले कोई ऑक्सिलरी नहीं है, इसका मतलब ये पार्टिसिपल है। जेरेंड भी हो सकता था, जेरेंड भी एक चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो रिपेयरिंग द रेवेजेस मेड बाय जेनरोसिटी एडेड टू लव। तो ये डैमेज किसने किया है? ये डेला की जेनरोसिटी ने, कि अपने बाल बेचने को तैयार हो गई और उसके साथ क्या है, जेनरोसिटी के साथ लव भी है, तभी तैयार हुई। सिर्फ जेनरोसिटी की बात नहीं है, लव भी था तभी हुआ। Which is always a tremendous task, dear friends. ये आशा की ओपिनियन है, a mammoth task. Within 40 minutes, her head was covered. ये हुआ simple past का passive. With tiny close-lying curls that made her wonderfully like a truant schoolboy. So these curls covered her head. Curls covered her head. और उसका ये passive हुआ, her head was covered. Okay. तो आपने पहले भी देखा कि पैसिव बनाने में आपको बी का कोई फॉर्म यूज़ करना है ज़रूर। यहाँ पर वाज़ यूज़ हुआ है। हर हेड वाज़ कवर्ड। ओके, बिकॉज़ द कर्ल्स कवर्ड हर हेड, उसमें कोई ऑक्सिलरी है नहीं, तो आप बी लगाएँगे फिर। बी का सिंपल जो पास्ट हुआ, वाज़ कवर्ड विथ टाइनी क्लोज लाइन कर्ल्स दैट मेड हर लुक वंडरफुली लाइक अ ट्रूएंट स्कूल बॉय। ट्रूएंट आपको मालूम है, जो अपने क्लासेस मिस करता है, उसको हम ट्रूएंट बोलते हैं। And these curls made her look, I mean she looked like, make का past tense है, something forces you to do something। तो आप कहते हैं जैसे आप किसी को आपने कुछ करने के लिए मजबूर किया,
तो मेक समबडी डू समथिंग। उसी तरह से दिस गर्ल्स मेड हर लुक। ओके, तो ये डू जो है इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये इन्फिनेटिव है विदाउट टू, ये स्पेशल इन्फिनेटिव है। ये मेक का पास्ट टेंस मेड हो गया क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग इनटू पास्ट। तो पास्ट में जब आप कोई चीज बताते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक पास्ट टेंस आप यूज करते जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आई गॉट अप एट 8, देन आई वेंट टू बाथरूम, आफ्टर दैट आई हैड माई ब्रेकफास्ट, देन आई गॉट रेडी फॉर। इस तरह से आप सेकंड फॉर्म यूज करते जा रहे हैं एक के बाद एक। लेकिन आपको यदि पीछे जाना हुआ, देन आई रिमेंबर दैट आई हैड फॉरगॉटन माई वॉच, तो पीछे जाना हुआ तो फिर वहां पे आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक यहाँ सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस यूज हो रहा है, और जहां पे पीछे जाने की जरूरत हो रही है वहां पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है। She looked at her reflection. Look का past tense हुआ. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. If Jim does not kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he will say I look like a Coney Island chorus girl. यहाँ पे आप देखिए, इफ जिम डज नॉट किल मी, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है। इफ ही डज नॉट किल मी, ही विल से। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें हम, ये फर्स्ट कंडीशनल कहलाता है। तो इसके साथ जो है वो हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, और उसके बाद जो कंसिक्वेंस वाला मेन होता है उसके बाद विल यूज करते हैं। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, और जनरली रियल पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। सो इफ जिम डज नॉट किल मी, मतलब ये एग्जैगरेट करके कह रही हैं, it's almost sure that he is not going to kill us. So if Jim does not kill me before he takes a second look at me, he will say I look like a Coney Island chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? Past tense है can का। ये मॉडल वर्ब भी है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यदि ये इन्होंने सिंपल पास्ट यूज किया है इसका, क्योंकि इस तरह के मॉडल के साथ जब आप पास्ट को एसोसिएट करना चाहते हैं तो विल फिर नहीं लग सकता, या कैन नहीं लग सकता, तो यहाँ कोड यूज हुआ है। एट 7 o'clock द कॉफी वॉज मेड, ये पैसिव वॉइस है। शी मेड द कॉफी एट 7 o'clock, so at 7 o'clock the coffee was made, and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. Jim was never late. Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. अब देखिए सारा सेकंड है, doubled, sat and that he always entered. उस डोर के पास जाके डेला बैठ गई। Then she heard, here का past tense है ये, his step on the stair away down on the first flight, and she turned white, turn का past tense हुआ, for just a moment. She had a habit, हैज का ये थर्ड फॉर्म है, हैव का थर्ड फॉर्म है, और हैव का प्रेजेंट के दो फॉर्म होते हैं, हैव और हैज। सेकंड एक ही होता है, हैड। So she had a habit for saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered. So छोटी छोटी बातों के लिए जेला की आदत थी कि वो प्रेयर बोलती थी, और अभी उसने क्या विस्पर किया, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक दैट आई एम स्टिल वेटिंग। या फिर देखिए ये मेक जो है वो मेन वर्ब है, और थिंक जो है वो इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट होगा हमेशा। मेक हिम थिंक मीन्स यू डू समथिंग सो दैट ही थिंक्स ऑन दिस लाइन्स। ओके, गॉड से कह रही। सो मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रेटी। द डोर ओपनड, सेकंड फॉर्म, एंड जिम स्टेप्ड इन, सेकंड फॉर्म, एंड क्लोज्ड इट। ही लुक्ड, लुक का पास्ट टर्म, looked thin and very serious. Poor fellow, he was only 22. And to be, just a minute. Poor fellow, he was only 22, and to be burdened with a family. To be burdened का क्या हुआ? Means to be burdened with a family. ये infinitive का passive voice है. Be burdened and to be burdened.
with a family. He needed a new overcoat. Need का past tense was needed. He needed a new overcoat and he was without gloves. Jim stopped inside the door. His eyes were fixed upon Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें मोस्टली सेकंड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट ही यूज होना है. इट वॉज नॉट एंगर, नॉट सरप्राइज, नॉर डिसअप्रूवल, नॉर हॉरर, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड. ये भी पास्ट परफेक्ट है. हैड और बी का थर्ड फॉर्म. प्रिपेयर्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है. तो शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर. He simply stared at her, stare का second form, fixedly with that peculiar expression on his face. Della wriggled off the table. Wriggle और उसका past tense. Wriggled off the table and went for him. Go for, went for. Jim darling, she cried. Cry का past tense हो गया. Don't look at me that way. I had my hair cut off. ये हेड जो है वो सेकंड फॉर्म है. और यहाँ पर जब हम इस तरह लिखते हैं कि आई हैड समथिंग डन, इसका मतलब मैंने किसी से और से ये काम करवाया. हैड समथिंग डन, जैसे आई हैड माई हाउस पेंटेड, उसी तरह से आई हैड माई हेयर कट. तो ये कट जो है ये थर्ड फॉर्म एक्चुअली, क्योंकि कट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं तो ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये है ये थर्ड फॉर्म. सो आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट बिकॉज आई कुड नॉट हैव लिव्ड through Christmas without giving you a present. Okay? It will grow out again. क्योंकि डायलॉग है इसलिए इसमें फ्यूचर बोलने के लिए विल जो है वो यूज करेंगे. इट विल ग्रो आउट अगेन. यू वोंट माइंड, विल यू. ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऐसे लिखते हैं, वोंट. आई जस्ट हैड टू डू इट. जब हम कहते हैं आई हैव समथिंग टू डू, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है, मतलब कुछ ऑब्लिगेशन है या समथिंग, और इसका पास्ट टेंस हो जाएगा हैड. सो आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे करना ही था ये. माई हेयर ग्रोज ऑफली फास्ट, मतलब फिर से पढ़ जाएंगे. तो माई हेयर ग्रोज ऑफली फास्ट. से मेरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी. यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट. ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव गॉट फॉर यू. सो यू हैव कट ऑफ योर हेयर, ये अगेन प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव और थर्ड फॉर्म. So cut off your hair, asked Jim laboriously, as if he had not arrived at that patent fact. Again, past perfect हुआ, had or third form. So as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental labor. Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well, anyhow? I am me without my hair, and I. Jim looked about, second form, the room curiously. You say your hair is gone? ये सिंपल प्रेजेंट है. यू से योर हेयर इज गॉन, ये एक बहुत पर्टिकुलर यूज है. इज गॉन, तो यहाँ पर गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म तो है गो का, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. योर हेयर इज गॉन, he said with an air almost of idiocy, like an idiot. You need not look for it, said Della. It's sold, I tell you. Sold and gone too. ये एडजेक्टिव्स हैं, स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं. मतलब इस फॉर्म में सोल्ड एंड गॉन, दिस थिंग इज सोल्ड एंड गॉन. इट्स क्रिसमस ईव बॉय, बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू. मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड. She went on with sudden serious sweetness. But nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on Jim? Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. Jim drew a package, draw का past tense है ये, drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Don't make any mistake, Dale, he said, about me. I don't think there is anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. Means whatever you do with your hair, it will not, I mean, it could not make me love you any less. But that means, I mean, it is not going to affect my love for you. That is what he wants to say.
But if you will unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. So he's asking her to unwrap that packet, and that will reveal why he was quite startled or quite taken aback when she saw her hair. So White Fingers pulled off the paper, the gift paper, and then an ecstatic scream of joy, and then, alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails. That means when she opened the gift, she found it very good. She found it wonderful, and she let go a scream of joy. But then she remembered something, and started crying. And then, alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the lord of the flat. That means this fellow has to, comfort her. For there lay the combs, the set of the combs side and back that Della had worshipped, was perfect, long, in a Broadway window. Beautiful combs, pure tortoise shell, with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful vanished hair. They were expensive combs, she knew, and her heart had simply crept. This is past perfect. Had simply crept and yearned, had desired over them without the least hope of possession. And now they were hers. But the tresses, another word for hair, tresses that should have decorated. The coated adornments were gone. Means she has now the combs, but she cannot do anything with them because her hair is gone. Okay, so that's very pathetic, very sad. They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possession. And now they were hers. But the tresses that should have adorned the coated adornments were gone. But she hugged them to her bosom, her capatensua, her chest, and at length she was able to look up. She was, simple past, she was able to look up, the infinitive hai, with dim eyes and a smile, and say, she was able to say, my hair grows so fast, Jim. And then, then on a chair, sorry. And then Della lived up like a little singed cat. Singed means burned, not in flames, but burned slightly. A little singed cat and cried, oh, oh. Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm. The dull precious metal seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit. Isn't it a dandy, Jim? Dandy means something very small and beautiful. I hunted all over town, first tense, to find it. You will have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put second form, uh, actually all three forms of put are same. Put, and put. Similarly, cut that we have, that we met here. Cut, and cut. Put his hands under the back of his head and smiled. Dell, said she, let's put our Christmas presents away and keep them a while. They are too nice to use just at present. I sold the watch to get the money to buy your comps. And now suppose you put the chops on. So that is how the episode turns out, that Jim had to sell his watch and Della sold her hair to buy gifts for each other. And in the end, they could not use those gifts because the thing that was to go with the gift, they were already gone. So very curious, I would say, very curious coincidences. And the one thing that is clear from this, the thing that the author wants to convey is that they love each other very much,
And um, gifting, it didn't. It didn't matter that now they cannot use the gift. The thing is, the feeling with which the gifts were bought and the sacrifices that had been made just for the love. That was tremendous, and therein lies the value of the gifts. So the Magi, as you know, were wise men. The Magi, the three who had brought presents to Jesus, they were wise men. So the Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise, who brought gifts to the babe in the manger. Given the manger is Jesus. They invented the art of giving Christmas gifts. Being wise, their gifts were no doubt wise ones. And here I have lamely related to you, the author says, I have lamely means not in a very exciting manner, related to you, the uneventful chronicle, sequence of events, uneventful chronicle of two foolish children, flat who most unwisely sacrificed for each other. Did they do it unwisely? That is the question, but the answer must be in the negative. The greatest treasures of their house. But in a last word to the wise of these days, and now the author is mocking the materialistic, tendency in the society today. But in a last word to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the Magi. So the gifts given by them, they were more like the gifts of the wise men uh, rather than any other gifts. So that is the story. I hope you liked it. So as far as these sentences, the reason why we started out with this is you might have noticed the extensive use of past tense and past perfect. Plus, we also noted some use of present participle, those ing verbs without any auxiliary and which were tenseless and whose tense depended on the tense of the main verb. Okay, so those are very useful, useful pieces of knowledge, I would say, if you had concentrated. And if not, then you can go through again to take notice of the tenses yourself. And then you'll realize why only two senses, simple past and past perfect, had been used here. Okay, guys, thanks. Thank you so much.